हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पर। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को क्लास 6 से लेकर 12 तक जो भी फिजिक्स से प्रश्न बन सकता है वह सभी प्रश्न को देखेंगे। लगभग इस वीडियो में हम लोग 300 तक के प्रश्न देखेंगे। तो आइए, इसके पहले हम लोग 50 प्रश्न देख चुके थे। चालू करते हैं आज 51 नंबर से। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल लगता है। दोस्तों अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताना है कि दूध से क्रीम को निकालने में कौन सा बल लगता है। अपकेंद्रीय बल लगता है कि अभिकेंद्रीय बल लगता है कि उपकेंद्रीय बल लगता है कि बाह्य बल लगता है। तो याद रखना है, दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। बताना है कि जब एक पत्थर को चांद से हम लोग पृथ्वी पर लेके आएंगे तो क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना इसका भार बढ़ जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। बताना है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति जो है उसका भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो याद रखना है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो उसका भार अधिक लगता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। बताना है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार जो होता है वास्तविक भार से कब कम होता है। तो याद रखना है, त्वरण के साथ जब लिफ्ट नीचे जाता है तो वास्तविक भार कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है। बताना है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसका कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसके नजदीक होता है। तो याद रखना 1/6 भाग जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नजदीक होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न कि लोलक की कार्य अवधि क्या होता है। बताना है कि लोलक की कार्य अवधि जो होता है क्या होता है। तो याद रखना लोलक जो होता है उसका टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न बीपीएससी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न देख सकते हैं आप। लोलक की कार्य अवधि जो होता है टाइम पीरियड वह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे लोग यहाँ पे कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। बताना है कि लोलक वाली जो घड़ी होता है वह क्यों गर्मी में सुस्त हो जाती है। तो याद रखना लोलक की लंबाई जो होता है गर्मी की वजह से बढ़ जाता है और इसका दोलन में समय बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए लोलक जो होता है घड़ी वाला गर्मी में सुस्त हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न यहाँ पे कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। बताना है कि किसी सरल लोलक की लंबाई को अगर 4% बढ़ा दिया जाएगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो याद रखना है 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे पार्श्व विकृति का अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। बताना है कि पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के जो अनुपात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है पार्श्व अनुपात के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होता है। बताना है कि बारिश का जो बूंद होता है वह गोलाकार क्यों होता है। तो याद रखना सतही तनाव के कारण सरफेस टेंशन के कारण वर्षा का बूंद जो होता है वह गोलाकार होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 61 नंबर प्रश्न कि तेल दीप की बत्ती में डैश डैश के कारण ऊपर उठता है। तो याद रखना है तेल जो होता है दीपक की जो बत्ती होता है उसमें कोशिका क्रिया की वजह से ऊपर चढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि श्यानता का इकाई है। बताना कि श्यानता जो है उसका इकाई क्या होता है। तो याद रखना पॉइज का इकाई होता है श्यानता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। बताना है कि उत्प्लावन बल जो होता है उसी से संबंधित उत्प्लावकता है उससे कौन वैज्ञानिक संबंधित है। तो याद रखना आर्किमिडीज जो है वह संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे।
बताना है कि आर्किमिडीज जो थे वह कहाँ से थे। तो याद रखना है ग्रीस से थे। ये प्रश्न आरआरबी 2002 में पूछा, ये भी आरआरबी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसके बाद प्रश्न कि ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। बताना है कि ध्वनि तरंग जो होता है उसका प्रकृति कैसा होता है। याद रखना है ध्वनि तरंग जो होता है एक प्रकार के अनुदैर्ध्य तरंग होता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करता है। तो याद रखना है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पराश्रव्य वे ध्वनियाँ है जिनकी आवृत्ति होती है। बताना है कि पराश्रव्य जो है कैसी ध्वनि वे ध्वनियाँ होती है जिसकी आवृत्ति होती है। तो याद रखना है पराश्रव्य ध्वनि जो होता है उसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे प्रश्न कि ध्वनि तरंग है। बताना है कि ध्वनि तरंग जो है वह कैसा तरंग है। तो याद रखना ध्वनि तरंग एक प्रकार के लंबवत तरंग होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। बताना है कि श्रव्य परिसर जो होता है उसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होता है वह क्या होता है। तो याद रखना है 0.5 हर्ट्ज से लेके 5 हर्ट्ज के बीच में होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगा। तो याद रखना वायु में ध्वनि का चाल जो होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन उसका दाब बढ़ा के दुगुना कर दिया जाए तो उसका चाल क्या होगा। तो याद रखना है उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ये प्रश्न आरआरबी 2005 यूपीपीसीएस में पूछा है। तो बताना है कि ध्वनि की चाल जो होता है किस में अधिक होता है। तो याद रखना ध्वनि जो है उसका चाल इस्पात में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है। बताना है कि वायु जो होता है उसमें ध्वनि का वेग कितना होता है। तो याद रखना 332 मीटर प्रति सेकेंड जो है वायु में ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि 100 डेसिबल का शोर स्तर कितने संगत का होता है। तो याद रखना है 100 डेसिबल का शोर जो होता है उसका स्तर जो है किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल जो होता है उसी के लगभग बराबर होता है। ठीक है, ये प्रश्न आईएएस 2000 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 74 कि यदि किसी सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर का कारण किया जा सकता है। बताना है कि यदि सितार और बांसुरी को बजाया जाए तो एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि जो है उसमें अंतर किसकी वजह से किया जा सकता है। तो याद रखना है केवल ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर उसमें अंतर किया जा सकता है। यह भी प्रश्न आईएएस 1995 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि एक जेट वायुयान 2 मार्च के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायु का चाल कितना होगा। तो अभी हम देखे थे इसका हो जाएगा 664 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 76 नंबर कि डेसिबल का इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है डेसिबल जो होता है उसका इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 77वां प्रश्न है कि ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। बताना है कि ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। तो याद रखना है ध्वनि तरंग जो होता है परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सोनार जो है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो याद रखना है सोनार जो होता है उसका उपयोग हम लोग नौ संचालकों के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है।
तो याद रखना है किसी भी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति जो है उसमें होने वाला उतार चढ़ाव जो होता है उसको हम लोग डॉपलर के प्रभाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीट की आवृत्ति या क्षीणता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो याद रखना पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी जो होता है उसका आवृत्ति और क्षीणता जो है बढ़ता जाता है, यह किसके कारण से होता है? तो याद रखना है डॉपलर के प्रभाव के कारण ऐसा महसूस होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। बताना है कि केल्विन मान जो होता है उसमें मानव शरीर का तापमान हो जो टेम्परेचर जो होता है वह कितना होता है? तो याद रखना है 310 होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न दिया गया कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और तापमान बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूनतम संभवतः ताप होता है। तो याद रखना है न्यूनतम संभवतः जो ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। बताना है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप जो होता है वह 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वह कितना होता है? तो याद रखना 37 डिग्री सेल्सियस जो है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस और जेपीपीसीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहा का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो याद रखना लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है उसमें का अच्छा चालक होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचालन क्या कहलाता है? तो याद रखना है संवहन कहलाता है। ठीक है। आणविक संचरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण जो है संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो याद रखना है पारा जो है वह ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न दिया है कि समान मोटाई के कपड़ा की दो परतें उसके दुगुना मोटाई के कपड़े की एक ही परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, तो इसका क्या कारण होता है? ठीक है। तो याद रखना है दोनों परतों के बीच संपूर्ति वाई का मेन कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे ग्रीष्म काल में हमें वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? बताना है कि गर्मी के दिनों में हमको सफ़ेद वस्त्र पहनने के लिए सलाह दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो याद रखना सफ़ेद वस्त्र जो होता है ताप का कम अवशोषण करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। यह प्रश्न आईएएस 1999 में पूछा हुआ है। बताना है कि न्यून तापमानों का अनुप्रयोग जो है कहाँ पे किया जाता है? तो याद रखना अंतरिक्ष यात्री और चुंबकीय प्रत्यापन और दूरी मिट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, ऐसा क्यों होता है? बताना है कि जब तेज हवा बहता है तो उस समय रात में ओस नहीं बनता है, ऐसा क्यों होता है? तो याद रखना यह वाष्पीकरण की दर तेज के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग 93 नंबर प्रश्न कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताना है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने को ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण है? बताना है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो याद रखना है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पीकृत नहीं होता है। ठीक है, यही इसका मुख्य रीजन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताना है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पहले वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो होता है
उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना है उसको वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पहाड़ों पर पानी का तापमान उबलने लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो याद रखना है पहाड़ों पर पानी जो है उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस कम ही ताप पे उबलने लगता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि बताना है कि भाप से हाथ जो होता है अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, ऐसा क्यों होता है। तो याद रखना है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जिसके चलते यह ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा को पुष्टि करती है। तो याद रखना ऊष्मागतिकी जो है उसका प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का पुष्टि करती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो याद रखना प्रकाश तरंग जो है एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। बताना है कि प्रकाश विकिरण जो है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखना तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकृति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। तो याद रखना है माध्यम के तापमान में वृद्धि जब होता है तो प्रकाश की गति भी बढ़ती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न प्रकाश की गति होता है। बताना है कि प्रकाश जो है उसका गति कितना होता है। तो याद रखना 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 103 नंबर प्रश्न कि सूर्य ग्रहण होता है। बताना है कि सूर्य ग्रहण जो है कब लगता है। तो याद रखना चंद्रमा जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। याद रखना चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 1990 और एसएससी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट याद रखना कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो याद रखना चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है। बताना है कि उचित रीति से कटे हुए हीरे का असाधारण चमक जो होता है उसका आधारभूत कारण क्या होता है। याद रखना है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, इसका व्याख्या की जा सकती है। बताना है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है सूर्य के प्रकाश में देखे जाते हैं तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो याद रखना है परिवर्तन और अपवर्तन के परिघटना पर यह आधारित होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है। बताना है कि किसके वजह से पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी है मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो सिक्का जो होता है वह उठा हुआ दिखाई देता है। तो याद रखना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो याद रखना है आपतित किरण परावर्तित किरण के क्या होता है बराबर होता है। तो जब आपतित किरण पर 60 डिग्री का कोण बनेगा तो परावर्तन कोण पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक क्या होगा। तो याद रखना है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण में घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा। तो याद रखना है 2 थीटा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरा से कांच में जाता है कि जल से कांच में जाता है कि वायु से जल में जाता है कि वायु से कांच में जाता है। तो याद रखना है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है जब होता है जब प्रकाश हीरा से कांच में
प्रवेश करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृग तीक्षा का उदाहरण है। याद रखना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, मृग तीक्षा जो होता है, मृग जिसको बोलते हैं, वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित होता है। बताना है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक भागों का हम लोग निरीक्षण करने के लिए इंडोस्कोपी का उपयोग करते हैं। यह किस पर आधारित होता है? तो याद रखना ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। ये प्रश्न IAS 1999 UPPCS 2010 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि इंद्रधनुष का कारण होता है। याद रखना है इंद्रधनुष जो है परिवर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। बताना है कि आकाश जो है उसका रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो याद रखना आकाश जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो याद रखना वायुमंडल में प्रकाश के विसरण जो है धूल कण के कारण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि खतरा के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि खतरा के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो याद रखना प्रकाश के प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए खतरा के संकेत के लिए हम लोग लाल रंग का यूज करते हैं लोग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। बताना है कि समुद्र जो है नीला क्यों प्रतीत होता है? याद रखना है आकाश के परिवर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्त होते हुए समय सूर्योदय लाल दिखाई देता है। बताना है कि सूर्यास्त होते समय सूर्य जो होता है लाल क्यों दिखाई देता है? तो याद रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 120 नंबर कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है? तो याद रखना है बहुलित परिवर्तन और व्यक्तीकरण के कारण साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? याद रखना है कि मोटर गाड़ी जो होता है उसके साइड मिरर के रूप में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं लोग? तो याद रखना है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, मतलब फर्स्ट दृश्य के लिए किया जाता है, मतलब पीछे के वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। देख ये प्रश्न RB 2005 UPPCS 2011 और 15 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम आता है। ये प्रश्न BPSC 1999 बिहार पॉलिटेक्निक में भी पूछा हुआ है। तो याद रखना दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? बताना है कि मानव आंख की रेटिना जो होता है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखना है वास्तविक और उल्टा मानव नेत्र के आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण का यूज करेगा? तो याद रखना है 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति को पूरा अपना शरीर देखने के लिए उसको कितना मीटर बड़ा दर्पण लगाने की जरूरत पड़ेगा? तो याद रखना है कम से कम 0.75 मीटर दर्पण का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगा? तो याद रखना है अनंत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। बताना है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा उत्तल दर्पण में करता है कि अवतल लेंस में कि अवतल दर्पण में कि अवतल लेंस में? तो याद रखना है पानी का बुलबुला जो है पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा अवतल लेंस में
करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि धूप के चश्मा की क्षमता होती है। बताना है कि धूप वाला जो चश्मा होता है उसका क्षमता कितना होता है। तो याद रखना, धूप वाला चश्मा जो होता है उसका क्षमता 0 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो याद रखना है उसका फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे उसके बाद कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, कि परावर्तित करता है, कि परावर्तित नहीं करता है, कि प्रकीर्णित करता है। तो याद रखना है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। ये प्रश्न IS 1994 में पूछा हुआ है। याद रखना है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग जो है उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। बताना है कि लाल कांच है उसको अधिक गर्म कर दिया जाएगा तो वह कैसा दिखाई देगा। तो याद रखना, लाल कांच को अधिक गर्म कर दिया जाता है तो वह हरा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे RRB 2015 में 2003 में पूछा हुआ है। बताना है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। बताना है कि प्रकाश जो होता है उसका रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। तो याद रखना, तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग को निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि 3 रंग मूल रंग कौन कौन है। बताना है कि 3 मूल रंग होता है वह कौन कौन है। तो याद रखना, नीला हरा लाल जो होता है वह 3 मूल रंग होता है, मतलब मुख्य रंग होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 133 कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। तो याद रखना, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। और प्रकीर्णन के बाद किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम हो जाएगा और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है बैंगनी रंग के होता है और सबसे अधिक लाल रंग के होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जब प्रकाश के लाल हरा नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिमाणी रंग होगा। बताना है कि जब प्रकाश के लाल हरा नीला रंगों में समान अनुपात में मिलाया जाता है तो वह किस कलर का हो जाता है। तो याद रखना है वह सफेद हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैमरा में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि कैमरा जो होता है उसमें हम लोग किस प्रकार के लेंस लगाते हैं। तो याद रखना, कैमरा में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न उसके बाद देखेंगे आरिस का क्या काम होता है। हमारे आंख में जो आरिस होता है उसका कार्य क्या होता है। तो याद रखना है आरिस जो होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे लोग। तो याद रखना है निकट दृष्टि दोष जो है उसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ये प्रश्न RRB 2004, 5 MPPCS 2009, CGPCS 2012-17 में पूछा हुआ है। तो याद रखना निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दूरदृष्टि। याद रखना दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किया था। बताना है कि दूरबीन जो है उसका आविष्कार कौन किया हुआ था। याद रखना दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो महोदय ने किए हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 140 नंबर प्रश्न कि आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। बताना है कि आंख की रेटिना जो उसका परंपरागत कैमरा जो है उसका हम लोग तुलना किससे करते हैं लोग। तो याद रखना फिल्म से करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर होता है कि बाहरी पृष्ठ पर होता है, कि कुछ आंतरिक पृष्ठ हुआ कुछ बाहरी पृष्ठ पर होता है, कि सभी सत्य है। तो याद रखना है बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है।
बताना है कि वस्तु का आवेशन जो है वह किसके फलस्वरूप होता है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप वस्तु का आवेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 143 नंबर कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे। बताना है कि आप कार से जा रहे हैं और आसमान से बिजली गिरने वाली है तो आप सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे। तो याद रखना है कार से उतर के नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किस पर आधारित है। तो याद रखना है कूलम्ब के नियम कहते हैं इसे। जब दो वस्तु आवेश के बीच लगने वाला बल जो होता है उसकी मात्रा के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती नहीं अनुक्रमानुपाती होता है तो उसके बीच की जो दूरी होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखने से हम लोग कूलम्ब के नियम कहते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किए गए कार्य है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है विभवांतर कहते हैं। याद रखना है ए से बी तक जो भी जाने में कार्य किया जाएगा उसको हम लोग विभवांतर के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। बताना है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व को ये तो चांदी है। ठीक है, लेकिन इसका उपयोग महंगा होने की वजह से नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न किया जाता है लेकिन कम किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अति चालकता का लक्षण है। याद रखना है उच्च पारगम्यता जो है अति चालकता का लक्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि अधातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्यों। बताना है कि अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, ऐसा क्यों होता है। तो याद रखना अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण यह कुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए उपयोग किया जाता है, क्यों। बताना है तांबा का उपयोग हम लोग मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए करते हैं क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो है वो बहुत ही कम होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बताती है यदि वे होती है। बताना है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तु के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वह होती है। तो याद रखना है समान विभव पर होती है तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे कि प्रतिवर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डिश धारा डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाला युक्ति को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्र को हम लोग रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक रहने दे रहे हैं, मिलते हैं कल इसके आगे वाले वीडियो को मतलब क्वेश्चन को लेकर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं कल इसके आगे की 150 प्रश्न को लेकर।